दाजिया हाउ हुइंग हुई दाओ वो दे पिन दाओ। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, यही अपनी माँ के मेमोरियल टेबलेट के सामने बैठकर उनसे माफ़ी मांग रहा होता है। वो अपनी माँ से कहता है कि जब से आप मुझे छोड़कर गई है तब से मैं ज़िंदा रहने के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। इस पूरे टाइम मैं बहुत अकेला था, पर अब मुझे कोई ऐसी मिल गई है जिसके साथ होने पर मुझे ऐसा लगता है मानो आप मेरे साथ हो। पहले मुझे डर था कि उसके करीब होने से मैं अपने लक्ष्य से ना भटक जाऊँ या मैं अपने सपनों को ना भूल जाऊँ, पर अब ऐसा नहीं है। उसका मेरे साथ होना मुझे बहुत पसंद है। इस टाइम ही जिसकी बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि बाई थी। इधर फेंग चांग अभी भी अपनी मैरिज को टालने का कोई तरीका सोच रहा होता है। तभी अंकल दे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बाइली ने आपके लिए मैरिज के कपड़े भेजे हैं। कपड़े देख फेंग चांग कहता है कि मुझे मैरिज नहीं करनी है, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अब फेंग चांग मार्केट में आता है जहाँ उसे बाई भी मिल जाती है। उसे देख फेंग चांग उससे पूछता है कि क्या योंगजो में तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो यहाँ की रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो? अगर तुम उनसे मुझे भी मिलवा दो तो उससे मेरी भी कुछ मदद हो जाएगी। बाई कहती है कि मेरे फ्रेंड के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, मुझे लगता है कि तुम्हारा भी उसके बारे में जानना खतरनाक हो सकता है। तभी एक सैनिक आकर फेंग चांग से कहता है कि अंकल दे ने आपको मैरिज के बारे में बात करने बुलाया है। ये सुनकर फेंग चांग सैनिक को वापस भेज देता है और बाई से कहता है कि मैरिज के बारे में सुनकर ज़्यादा खुश मत हो, वैसे भी इसमें इतने खुश होने वाली कोई बात नहीं है। फेंग चांग की बातें सुनकर बाई समझ जाती है कि वो मैरिज नहीं करना चाहता, इसलिए वो उससे कहती है कि मैरिज करना तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो उसी से मैरिज करो, क्योंकि उस लड़की के साथ तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, इसलिए सोच समझ कर ही कोई फैसला लेना। आगे फेंग और बाकी सब लोग लांशी की माँ के टॉम पर प्रेयर करने आते हैं। सबसे पहले प्रेयर फेंग करते हैं और उसके बाद लांशी। उन दोनों के प्रेयर करने के बाद बाइली की बारी आती है, पर जैसे ही वो प्रेयर करने लगती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। इतना ही नहीं, उसके हाथ से वाइन का कप भी नीचे गिर जाता है। ऐसा होते ही वहाँ लाइटनिंग भी होने लगती है। यह सब देख बाइली बहुत डर जाती है, पर यहाँ हम देखते हैं कि यही पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता। उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो वो पहले से इन सब के बारे में जानता है और शायद अपने किसी सवाल का जवाब पाने के लिए उसने जानबूझकर बाइली को टॉम पर बुलवाया था। आगे सब लोग जब वापस पैलेस में आते हैं तो बाइली फेंग से टॉम पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगने लगती है। फेंग बाइली पर एंग्री होते हुए कहते हैं कि तुमने आज जो कुछ भी किया है उससे मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है। लगता है कि तुम क्वीन बनने के बाद अपनी रियल आइडेंटिटी भूल चुकी हो। तुम्हारी आशाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि टॉम पर कोई भी गड़बड़ मत करना, पर तुमने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। आज से अगले 30 दिन तक तुम लांशी की माँ के लिए प्रेयर करोगी और उनके लिए फास्ट भी रखोगी। इतना कहकर फेंग अपने कमरे में चले जाते हैं। आगे हेई हुआन से पूछता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। हेई अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही हुआन कहती है कि मैं बचपन से इसी महल में हूँ, मैं हमेशा आपकी लॉयल बनकर रहना चाहती हूँ, मैं अभी किसी से भी मैरिज नहीं करना चाहती। वही लांग हुआ, बाई, ज्यूरोंग और लूसी चारों मार्केट में आए होते हैं। जब ज्यूरोंग और लूसी कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो लांग हुआ बाई से कहती है कि पिताजी योंगजो में रहने के लिए इसीलिए मान गए क्योंकि वो तुम्हें और हेई को एक साथ देखना चाहते हैं। क्या तुम भी हेई को पसंद करती हो? यह सुनकर बाई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा फ्रेंड है। तभी बाई मार्केट में वू यान को देखती है, वो उससे मिलने जाने लगती है, पर तभी ज्यूरोंग और लूसी वापस आ जाती हैं, इसलिए बाई और लांगवा को उन दोनों के साथ जाना पड़ता है। अब हम वू यान को देखते हैं जो फेक लीडर से कहता है कि अभी सोल टेकर क्लैन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पर इन दिनों हमें बहुत कुछ ऐसा भी मिला है जो आगे चलकर हमारे काम आएगा। मैं माउंट वू पर सेकंड जेड मून सीखने गया था और हेई और बाई ने मुझसे पहले ही वो सीख ली, पर अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। इधर बाइली अपनी दासी से कहती है कि मुझे सज़ा कैसे मिल सकती है, मैं तो यहाँ की क्वीन हूँ। अगर फेंग चाहते हैं कि मैं फास्ट करूं तो मैं करूंगी। इतना कहकर बाइली अपने हाथ पर एक कट मार देती है। अब वो अपनी दासी से कहती है कि मैं फास्ट तो तब करूंगी ना जब मेरी हेल्थ ठीक होगी, मैं अपना सारा ब्लड ऐसे ही बहा दूंगी। मेरी इस हालत का जिम्मेदार लांशी है, मैं अब उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे भी पता चलना चाहिए कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ। थोड़ी देर बाद फेंग चांग बाइली से मिलने आता है। बाइली फिर से उससे उसकी मैरिज की बात करती है। अब फेंग चांग ज़्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाता और वो बाइली से कहता है कि मैं मैरिज नहीं करना चाहता, मैं आज भी आपसे सिर्फ इसीलिए मिलने आया था क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि मैं मैरिज नहीं करना चाहता। इतना कहकर फेंग चांग वहाँ से वापस चला जाता है। वो अभी थोड़ी दूर ही गया होता है कि बाइली उसके पास आती है और कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया है, तुम मैरिज क्यों नहीं करना चाहते? फेंग चांग कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ, आप मेरी मैरिज इसलिए करवाना चाहती है जिससे मैं और लांशी एक दूसरे के एनिमी बन जाएं। लांशी मुझसे बात करना बंद कर दे, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब तो मुझे आपसे ऐसी उम्मीद भी नहीं है कि आप मुझे कभी एक्सेप्ट करोगी।
आप भी समझ लीजिए कि आपका एक ही बेटा है फेंगजू। आज के बाद मेरा और आपका कोई भी रिलेशन नहीं है। इतना कहकर फेंगचांग वापस जाने लगता है तो बाइली उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से इन सब से पीछा छुड़ा लोगे? अगर मुझे कुछ भी होता है तो तुम्हें भी उतना ही दर्द होगा जितना कि मुझे। जरा सोचो, अगर मैं सभी को तुम्हारी बीमारी के बारे में बता दूं तो तुम क्या करोगे? तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी साइड लेगा? सब लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। अब फेंगचांग वापस अपने कमरे में आता है और वाइन पीने लगता है। वो समझ चुका था कि वो अब इन सब से नहीं भाग सकता, इसलिए वो मैरिज के लिए मान जाता है। आगे हेई मास्टर जियांदे से मिलने आता है। जियांदे हेई से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए किसी का पता लगाओ। इतना कहकर जियांदे एक नकली इंपीरियर टोकन हेई को देते हैं। वो हेई को बताते हैं कि इंपीरियर टोकन की सुरक्षा हमेशा से टोकन कीपर्स करते आ रही हैं। मैं भी उनमें से एक ही हूँ। जब टोकन चोरी हुआ तो मैंने अपने एक साथी को इस टोकन के बारे में पूछा। मैं उसी से मिलने माउंट वू पर गया था। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका पता लगाओ कि यह नकली टोकन किसका है, पर यह बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। जियांदे से मिलने के बाद हेई बाई को लेकर एक टावर पर आता है। बाई पूछती है कि मेरे मास्टर ने तुमसे क्या कहा है? हेई जवाब देता है कि मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। इस पर बाई कहती है कि अगर तुम इसके बारे में नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर मुझे लेकर इस टावर पर क्यों आए हो? यह कौन सी जगह है? हेई कहता है कि मैं अपने पिता और बाइली से बचकर मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। इसी जगह मैं छुपकर हमेशा मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ। बाई कहती है कि क्या तुम हमेशा इसी तरह अकेले रहते हो? हेई कहता है कि यह अकेलापन मुझे मेरे सारे सपने याद दिलाता है। मैं पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, फिर योंगजोउ का राजा और फिर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, और इन सब के बाद। इतना कहकर हेई चुप हो जाता है। वो बाई को बताना चाहता था कि वो इन सब के बाद उससे मैरिज करना चाहता है, पर वो ऐसा कुछ भी कह नहीं पाता। बाई पूछती है कि इन सब के बाद क्या? हेई कहता है कि इन सब के बाद मेरे बहुत सारे सपने हैं। सारे सपनों का तुम्हें कैसे बताऊं? आगे हेई वापस अपने पैलेस में आता है और जोंगली से कहता है कि वू यान योंगजोउ में आया हुआ है, मुझे उसके बारे में सारी जानकारी चाहिए। जोंगली हेई से कहता है कि फेंगचांग ने मैरिज के लिए हाँ कर दी है। ड्यूक जी हमारे दुश्मन हैं। उनकी बेटी से मैरिज करने के बाद फेंगचांग और आपके बीच की दूरी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। हेई जवाब देता है कि इन सब में गलती मेरी है, शायद मेरी वजह से ही फेंगचांग मैरिज कर रहा है। अब हम यूजोउ को देखते हैं, जहाँ की प्रिंसेस हुआ चुनरान अपने पिता से मिलने आती है। उसके पिता उससे उसकी मैरिज की बात करते हैं, जिसे सुनकर चुनरान का चेहरा उतर जाता है। वो अपने पिता से कहती है कि क्यों ना आप एक कंपटीशन करवाएं, जो भी उसे जीतेगा मैं उसी से मैरिज करूंगी। अपने पिता से मिलने के बाद चुनरान अपनी दासी से कहती है कि पता करो मेरी मैरिज का आइडिया पिताजी को किसने दिया है। इधर फेंगचांग फेंग से अपनी मैरिज के लिए परमिशन मांगने आता है। फेंग उसे परमिशन तो देते हैं, पर साथ में योंगसिन का टाइटल भी देते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि मैं रोजाना सिर्फ एक ही एपिसोड अपलोड करता हूं, क्योंकि उस एपिसोड को पूरा डीपली एक्सप्लेन किया जाता है। इस ड्रामा में ऐसे बहुत से छोटे छोटे सीन हैं जो आगे जाकर ड्रामा की स्टोरी तक को चेंज कर देते हैं, इसलिए रोजाना सिर्फ एक ही एपिसोड को एक्सप्लेन कर पाता हूँ। मैं होप करता हूँ कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शेर शेर शौकान।